हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला द्वारा विकसित स्वदेशी ऑक्सीजन संवर्धन इकाई की। बताएंगे क्या है भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित मस्तिष्क विकारों का जल्द पता लगाने वाली तकनीक। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। कोविड उचित व्यवहार का पालन ही दिला सकता है महामारी से निजात। टीकाकरण के साथ कड़ाई से टूटेगी संक्रमण की चेन। कोरोना के हर वेरिएंट्स को हराने का यही है उपाय। CSIR CMERI ने विकसित किया स्वदेशी ऑक्सीजन संवर्धक। मौजूदा कोरोना लहर के दौरान मरीजों के उपचार में प्रभावी साबित हो सकती है ये सस्ती और कुशल तकनीक। इस्केमिक स्ट्रोक से जुड़ी मस्तिष्क समस्याओं का पता लगाएगी नवीन तकनीक। IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क की त्वरित जांच के लिए विकसित की एकीकृत प्रणाली। और मेडिकल पढ़ाई के बिना भी बनाया जा सकता है स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भविष्य। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत के साथ साथ अस्पताल प्रबंधन में बढ़ रहे हैं युवाओं के लिए अवसर। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश की हर व्यवस्था को प्रभावित किया है। खासकर स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव पड़ा है। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस ने नए रूप ले लिए हैं जो ज्यादा संक्रामक हैं। हालांकि कोरोना का कोई भी रूप हो, अगर हम उचित व्यवहार करते रहें तो इस चेन को तोड़ सकते हैं। इनमें पहले से तय सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की सफाई और मास्क के इस्तेमाल का पालन करने के साथ ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण द्वारा हम कोरोना को हरा सकते हैं। कोविड संक्रमण की मौजूदा स्थिति पर एक रिपोर्ट। देश एक बार फिर कोरोना महामारी के प्रकोप का शिकार है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव पड़ा है। व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई हैं। लोगों में एक तरह का भय व्याप्त हो रहा है। जानकारों के मुताबिक कोरोना के लगातार नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं जिन्हें बढ़ते संक्रमण का जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि देश के वैज्ञानिक कोरोना के बदलते रूपों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उनको समझने के लिए वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। कोई भी वेरिएंट हो,
कोई भी वेरिएंट में वो क्षमता नहीं होती कि हमारे मास्क को पेनिट्रेट कर पाए या हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से पार पा पाए। तो ये हमारे लिए मुख्य हमारा एक धरातल है जिसके ऊपर हमें खड़े रहना है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, टेस्टिंग स्ट्रेटजीज, क्विक आइसोलेशन, प्रिवेंटिंग द क्राउड फ्रॉम इंटरमिंगलिंग एंड ऑल्सो मेकिंग द पीपल वैक्सीनेटेड इन टाइम एंड विद प्रायोरिटी should be the key and should be our strategy for the areas where we are finding variants also. जैसा कि हम सब जानते हैं कि वायरस जितना ज्यादा लोगों में फैलता है उतना ज्यादा उसमें बदलाव आते हैं, यानी वो म्यूटेट करता है। ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस संक्रमण की चेन को तोड़ें और इसके प्रसार को रोकें। इसका एक अहम तरीका है ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। टीके से लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी और उन पर संक्रमण का असर कम से कम होगा। अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं पर भार कम होगा। इससे स्वास्थ्यकर्मी और वैज्ञानिक ज्यादा कुशलता के साथ समाधान कर पाएंगे। इससे पहले भी हमने कई बार चर्चा की है, कोविड के मैनेजमेंट में यह एक समग्र सरकार और संपूर्ण समाज द्वारा किया जाने वाला कार्य है और इसके लिए जरूरी है कि एक स्थाई पर हम संक्रमण के प्रसार को रोकें, वह हमारा मूल कारण है और इसको कंट्रोल जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक स्वास्थ्य सेवा का वह बुनियादी ढांचा, यह जो आवश्यक लॉजिस्टिक्स चाहिए, उन पर हमेशा स्ट्रेस बना रहेगा। कोरोना चाहे जितने रूप बदल ले, वो कितने भी संक्रामक क्यों ना हो, हम बहुत आसान तरीके से उसके प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। बस हमें उन दिशा निर्देशों का पालन करना है जो वैश्विक स्तर पर विषय विशेषज्ञों ने हमें बताए हैं। अगर हम कोविड उचित व्यवहार का पालन करते हैं, जिसमें सबसे जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, भीड़ भरे इलाकों से बचना, किसी तरह के आयोजनों में शामिल न होना, जरूरत के लिए बाहर निकलते समय डबल मास्क का इस्तेमाल और लगातार अपने हाथों को साबुन से धोना या सैनिटाइज करना, तो हम कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ सकते हैं। इस वक्त विशेषज्ञ डबल मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। इसमें पहले सर्जिकल मास्क को ऐसे लगाएं ताकि उसके आसपास से हवा जाने की गुंजाइश न रहे। फिर इसके ऊपर कपड़े का मास्क लगाएं। अगर मास्क N95 है तो दोहरा मास्क लगाने की जरूरत नहीं। चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने में सबसे अधिक सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कोविड सेफ बिहेवियर, कोविड उचित व्यवहार का पालन करें। वह हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि जैसे हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे एक सोशल वैक्सीन के रूप में काम करेगा और जिसके अंतर्गत हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं मास्क का उपयोग, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन कैसे किया जाए, हैंड एज वेल एज रेस्पिरेटरी हाइजीन कैसे मैनेज किया जाए, मेंटेन किया जाए, उस पर काम करें। इस समय कोरोना महामारी की तरह सूचना महामारी भी एक बड़ी समस्या है, इसलिए फैल रही अधूरी और गलत जानकारी से बचें। सिर्फ आधिकारिक स्रोत जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय, वैज्ञानिक संस्थान, चिकित्सा संस्थान और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी जा रही जानकारी पर ही ध्यान दें। अगर हम सब अपनी अपनी जगह अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अपनी और अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज को सुरक्षित रखने में अग्रणी पंक्ति में लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स की मदद कर सकते हैं। देश में मौजूदा हालात का सामना करने के लिए दुर्गापुर स्थित CSIR के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने भी एक ऑक्सीजन संवर्धन इकाई विकसित की है। ये लागत प्रभावी स्वदेशी तकनीक कोविड-19 मरीजों के उपचार में प्रभावी साबित हो सकती है। हाल ही में CMERI ने अपनी इस इकाई का अनावरण किया। ये समाधान जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाने के लिए संस्थान ने कई उद्योगों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते भी किए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। पूरे कोरोना काल के दौरान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की देश भर में फैली प्रयोगशालाओं ने विभिन्न त्वरित समाधान विकसित कर राष्ट्र को मजबूत किया है। मौजूदा संकट ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर सामने आया है।
अनुमान के मुताबिक कोरोना से संक्रमित लगभग 3 लाख मरीजों को रोजाना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। इस समस्या से निपटने के लिए भी CSIR के कई संस्थान आगे आए हैं। इसी कड़ी में दुर्गापुर स्थित CSIR के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CMERI के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित ऑक्सीजन संवर्धन इकाई का हाल ही में अनावरण किया गया। संस्थान ने देश को स्वदेशी समाधान जल्द उपलब्ध कराने के लिए कई उद्योगों के साथ इस इकाई का व्यावसायिक उत्पादन करने के समझौते भी किए हैं। ये सुविधा हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी में मदद करेगी, जो कि कोविड-19 रोगियों के उपचार और प्रबंधन में एक बेहतर विधि साबित हुई है। अगर हम 95% की बात करें जो ऑक्सीजन सिलेंडर आजकल देते हैं और 99% तक ऑक्सीजन देते हैं, उनकी बात करें और उससे से कैलकुलेशन करें तो जो 3 लाख पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और अकेले ऑक्सीजन सिलेंडर्स इनसे हेल्प नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ और स्ट्रेटजीज देखनी पड़ेंगी, हमें लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज को देखना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के हुए हमने ऑक्सीजन इनरिचमेंट यूनिट बनाया जो लोकली अवेलेबल कंप्रेसर्स, न्यूमेटिक फिटिंग और जो विजुअलाइट रिसीव कहते हैं वो से बनता है। ये लोकल MSMEs बना सकते हैं। CSIR CMERI की ये स्वदेशी ऑक्सीजन संवर्धन इकाई प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन और जियोलाइट कॉलम के सिद्धांत पर काम करती है और आसपास की हवा से ऑक्सीजन जमा कर उसमें से नाइट्रोजन को हटाती है और शुद्ध ऑक्सीजन का उत्पादन करती है। ये ऑक्सीजन मास्क या नाक में लगाए जाने वाले कैनुला के जरिए रोगियों को दी जाती है। अब तक के परीक्षण के अनुसार इस उपकरण से 90% से ज्यादा शुद्धता के साथ 15 से 30 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन संवर्धित की जा सकती है। लागत प्रभावी और छोटा उपकरण होने के चलते इस यूनिट को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में उन मरीजों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है जिन्हें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये ओनली ऑक्सीजन से ही सबका शायद भला नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब कोविड होता है तो लंग्स में थोड़ा सा श्रिंकेज होता है और जो उनके एयरवेज होते हैं वो थोड़े ब्लॉक हो जाते हैं। उस केस में हमें एक बाईपैप की ज़रूरत होती है, प्रेशराइज एयर डालना होता है लंग्स में। उससे क्या होता है, रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाती है और ऑक्सीजन की भी बचत हो जाती है। तो हम उस डिवाइस को भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बाईपैप के साथ ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट। हमें होप है, हमें आशा है उसका भी इंटीग्रेशन बहुत जल्दी हम लॉन्च कर पाएंगे। इससे हम कोविड के अगेंस्ट में जीत पाएंगे और सबका भला हो पाएगा। इसी तरह CSIR की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने भी एक होलो फाइबर मेम्ब्रेन आधारित ऑक्सीजन संवर्धन उपकरण विकसित किया है जो आकार में CMERI के उपकरण से बड़ा है। कोविड के अलावा भी जिस तरह प्रदूषण बढ़ रहा है और श्वास संबंधी रोग बढ़ रहे हैं, ऐसी प्रौद्योगिकियां स्वास्थ्य सेवाओं को प्रबल बनाने में मदद कर सकती हैं। CMERI की ऑक्सीजन संवर्धन इकाई 14,000 फीट की ऊंचाई तक काम कर सकती है, इसलिए उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रक्षा बलों के लिए भी ये उपयोगी साबित हो सकती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। चिकित्सा के क्षेत्र में नए निदान उपलब्ध कराने की दिशा में भारतीय शोधकर्ताओं ने एक और अहम उपलब्धि हासिल की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के वैज्ञानिकों ने इस्केमिक स्ट्रोक से जुड़ी मस्तिष्क की समस्याओं का पता लगाने के लिए एक एकीकृत तकनीक का आविष्कार किया है। इस तकनीक से अब मस्तिष्क की नसों के कार्यों और रक्त प्रवाह का अध्ययन करना आसान हो जाएगा और समय रहते मस्तिष्क में आ रहे विकारों का पता लगाकर उनका निदान किया जा सकेगा। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। चिकित्सा सर्वेक्षणों के मुताबिक भारत में लगभग 3 करोड़ लोग मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं। इसमें मिर्गी, स्ट्रोक, पार्किंसंस, मस्तिष्क आघात और तंत्रिका संक्रमण जैसे रोग शामिल हैं। हालांकि भारत के मस्तिष्क रोग विशेषज्ञों और न्यूरो अस्पतालों ने निदान और उपचार के क्षेत्र में काफी प्रगति की है, लेकिन बहुत बार मस्तिष्क विकारों का पता समय पर नहीं चल पाता और रोगियों को रोग की पहचान कर सही इलाज शुरू करने में देरी हो जाती है।
इसके लिए अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने इस्केमिक स्ट्रोक से जुड़ी मस्तिष्क की समस्याओं का जल्द और सटीक पता लगाने के लिए एक तकनीक विकसित की है। इस तकनीक के द्वारा न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का निदान और आसान होगा। साथ ही इस्केमिक स्ट्रोक और अन्य मस्तिष्क रोगों का पता लगाकर बेहतर उपचार में मदद मिलेगी। इस उपकरण का उपयोग मस्तिष्क में रक्त प्रवाह प्रतिक्रिया देखते वक्त कोशिकीय ऊतकों के संवहनी तंत्र को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। इसे इस्केमिक स्ट्रोक और मस्तिष्क की धमनियों से संबंधी विभिन्न विकारों की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में मददगार हो सकता है, जहां आमतौर पर शहरों की तुलना में स्वास्थ्य सुविधाएं कम होती हैं। मस्तिष्क नसों की कोशिकाओं और रक्त वाहिकाओं को न्यूरोवैस्कुलर कपलिंग कहा जाता है। इनके बीच जटिल परस्पर प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिससे मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह नियंत्रित होता है। जब न्यूरोवैस्कुलर अनकपलिंग हो जाती हैं, यानी ये धमनियां संकरी या अवरुद्ध हो जाती हैं, तो रक्त प्रवाह कम हो जाता है और इस्केमिक स्ट्रोक पड़ जाता है। अध्ययन के मुताबिक मस्तिष्क आघात में 85% इस्केमिक स्ट्रोक ही होते हैं। इसलिए न्यूरोवैस्कुलर अनकपलिंग स्थिति का समय पर पता लगाना जरूरी है। इसके लिए ही शोधकर्ताओं ने मल्टी मॉडल ब्रेन स्टिमुलेशन प्रणाली का उपयोग किया है। उन्होंने इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी (EEG) और नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी (NIRS) को मिलाकर एकीकृत उपकरण में बदल दिया। इस प्रणाली से मस्तिष्क की धमनियों की स्थिति और रक्त प्रवाह को ज्यादा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्राप्त आंकड़ों को गणितीय मॉडल में डालकर आसानी से NVC समस्याओं का पता लगाने के साथ समस्याग्रस्त हिस्से की सटीक पहचान कर तुरंत उपचार किया जा सकता है। ये एकल उपकरण पार्किंसंस जैसी बीमारियों के बढ़ने की गति समझने में भी मदद करेगा और वस्तुतः लक्षण प्रकट होने से पहले इन बीमारियों के होने का पूर्वानुमान भी दे सकता है। ये एक हाई डेफिनेशन ट्रांसक्रैनियल इंफ्रारेड करंट स्टिमुलेशन डिवाइस है। ये कम खर्चीली, सुलभ और गैर हानिकारक तकनीक है जो न्यूरोप्लास्टी में संज्ञानात्मक वृद्धि के साथ आशाजनक क्षमता की नई राह उपलब्ध कराएगी। इस उपकरण का मूल मंत्र मस्तिष्क धमनियों की उत्तेजना को घटाने बढ़ाने पर आधारित है। ये तकनीक मस्तिष्क रोग संस्थानों का बोझ कम करने और रोगियों की सामान्य जीवन शैली में मदद करेगी। इस नई तकनीक से नसों के कार्य और मस्तिष्क के रक्त संचार का एक साथ आकलन करने से स्ट्रोक और उच्च रक्तचाप के मामलों में तुरंत उपचार का निर्णय लेना आसान होगा। डॉक्टर राय चौधरी के नेतृत्व में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेस कोलकाता के मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिजीत दास और बफेलो विश्वविद्यालय अमेरिका के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग में सह प्राध्यापक डॉक्टर अनिर्बान दत्ता के सहयोग से किया गया ये शोध IEEE जर्नल ऑफ ट्रांसलेशनल इंजीनियरिंग इन हेल्थ एंड मेडिसिन में प्रकाशित किया गया है और इस टीम को इस आविष्कार के लिए हाल ही में US पेटेंट भी मिल गया है। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको विज्ञान के क्षेत्र में भविष्य के अवसरों की जानकारी देते रहते हैं। इसी कड़ी में हम आज आपको जानकारी दे रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बिना मेडिकल की पढ़ाई किए हुए करियर बनाने की। जिस तरह आज बढ़ती बीमारियों से स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है, इस क्षेत्र में बेहतर प्रबंधकों की जरूरत बढ़ रही है। ऐसे में हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करके स्वास्थ्य सेवाओं में करियर बनाया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना काल ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर भारी दबाव डाला है। फिर भी स्वास्थ्य संस्थान ही इस महामारी के खिलाफ अग्रणी लड़ाई लड़ रहे हैं। रोगियों के लिए बेड्स, ICU, दवाइयां, ऑक्सीजन और चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति, उचित देखभाल,
चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा ये जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की होती है। इसके लिए प्रशिक्षित प्रबंधकों को नियुक्त किया जाता है। कोरोना जैसी महामारियों को देखते हुए बेहतर और उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, जिससे अस्पताल प्रबंधकों के लिए भी अवसर बढ़ रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन विभाग आता है, जिसके तहत अस्पताल संबंधित सभी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रखनी होती है ताकि संसाधनों का पूरा और सही इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही कुशल डॉक्टरों को अस्पताल से जोड़ना, आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी की व्यवस्था करना, अस्पताल की वित्तीय व्यवस्था, कर्मचारियों की सुविधाओं का ध्यान रखना, मरीजों के लिए कुशल सेवा प्रदान तंत्र विकसित करना अस्पताल प्रबंधक के काम का हिस्सा होता है। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले वक्त में 10 लाख से ज्यादा हॉस्पिटल मैनेजर्स की आवश्यकता होगी। हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर मैनेजमेंट या हॉस्पिटल मैनेजमेंट के नाम से जाने जाने वाले इस क्षेत्र में बिना मेडिकल की पढ़ाई किए भी करियर बनाया जा सकता है। अस्पताल प्रबंधन पाठ्यक्रमों में मुख्यतः अस्पताल प्रबंधन में स्नातक, अस्पताल प्रबंधन में परास्नातक और अस्पताल प्रबंधन में MBA कोर्स शामिल हैं। अस्पताल प्रबंधन में MD और MPhil भी किया जा सकता है, लेकिन इस पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थी का MBBS होना जरूरी है। चिकित्सक ये पाठ्यक्रम कर प्रबंधन क्षेत्र में भी जा सकते हैं। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। परास्नातक पाठ्यक्रम के लिए अस्पताल प्रबंधन में स्नातक होना जरूरी है। अस्पताल प्रबंधन या स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन से जुड़े पाठ्यक्रम देश के कई संस्थानों में उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रमुख संस्थान हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय पुणे, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, सिम्बियोसिस सेंटर ऑफ हेल्थ केयर पुणे, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली, बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी, अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट कोलकाता, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई आदि शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद आप सरकारी या निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्वास्थ्य सेवा संस्थान, स्वास्थ्य बीमा कंपनी, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स आदि क्षेत्रों में नौकरी कर सकते हैं। पाठ्यक्रम और योग्यता के अनुसार एक अभ्यर्थी सहायक अस्पताल प्रबंधक, ब्लड बैंक प्रबंधक या स्वास्थ्य सेवा प्रबंधक से शुरुआत कर चिकित्सा महाविद्यालयों में डीन और निदेशक तक के पदों तक पहुंचकर अच्छा वेतन प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह चुनौतियों का सामना करने में सक्षम युवाओं के लिए अस्पताल प्रबंधन करियर का एक अच्छा विकल्प बन सकता है। असम की 6 लड़कियों ने स्वदेशी नवाचार के तौर पर जलकुंभी द्वारा बायोडिग्रेडेबल योगा मैट विकसित की है। ये लड़कियां गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिम में रामसार स्थल की मीठे पानी की झील दीपोर बिल पर आश्रित मछुआरा समुदाय की हैं। लगभग 9 गांवों की आजीविका का स्रोत रही इस झील में जलकुंभियों की बढ़ोतरी एक समस्या बन गई थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त शासी निकाय उत्तर पूर्व प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र NECTAR के सहयोग से इन 6 लड़कियों के नेतृत्व में महिला समूह तैयार किया गया। जलकुंभियों को जल सुखाने के लिए समूह को सोलर ड्रायर उपलब्ध कराए गए। इन जलकुंभियों की मदद से योगा चटाई तैयार की जा रही है, जिन्हें मुरहन योगा मैट नाम दिया गया है। ये पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल है। इनको और ज्यादा बेहतर रूप देने के लिए प्राकृतिक डाई और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाला ये नवाचार जल्द ही बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। इस तरह न सिर्फ स्थानीय लोगों को जीविका का एक नया साधन मिलेगा, बल्कि झील में जमा जलकुंभियों से भी निजात मिलेगी।
सफेद रंग का पेंट गर्मी में एयर कंडीशनर की जरूरत को कम कर सकता है, ये दावा किया है अमेरिका के इंडियाना राज्य में स्थित पार्डियो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। यहाँ के शोधकर्ताओं ने एक विशेष तरह का सफेद पेंट विकसित किया है जो सूर्य के प्रकाश को 98.1% तक परावर्तित कर सकता है। शोधकर्ताओं ने बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल करके ये अल्ट्रा वाइट रंग बनाया है। अगर इस पेंट का इस्तेमाल छतों और दीवारों पर किया जाए तो घर बिना एयर कंडीशन के ठंडा रह सकता है। इन नए पेंट का उपयोग 1000 वर्ग फीट की छत पर किया जाए तो 10 किलोवाट जितनी कूलिंग हो सकती है। परीक्षण के दौरान इस पेंट की सतह रात के समय आसपास के परिवेश से 19 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा ठंडी पाई गई। वहीं धूप में सफेद पेंट की सतह का तापमान 8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम रहा। इस पेंट पर और प्रयोग चल रहे हैं जिसके बाद इसका व्यावसायिक उत्पादन किया जा सकता है। भविष्य में ये खोज वैश्विक ऊर्जा खपत को काफी कम कर सकती है। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक और उपलब्धि हासिल करते हुए सोयाबीन की ज्यादा उपज वाली किस्म तैयार की है। पुणे स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आगरकर अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर क्रॉस ब्रीडिंग तकनीक द्वारा मैक्स 1407 नाम से ये बीज विकसित किया है। खास बात यह है कि ये किस्म सोयाबीन को नुकसान पहुंचाने वाले सभी कीटों के प्रति ज्यादा प्रतिरक्षा सक्षम है। इस किस्म से प्रति हेक्टेयर 39 क्विंटल तक सोयाबीन उत्पादन किया जा सकता है। सोयाबीन देश की प्रमुख तिलहन फसलों में से एक है। साथ ही इसका उपयोग मवेशियों के लिए प्रोटीन के किफायती स्रोत के रूप में भी किया जाता है। देश में लगातार बढ़ रही खाद्य तेलों की मांग को देखते हुए ये किस्म लक्ष्य पूर्ति में सहायक साबित हो सकती है। इस किस्म की फसल बुआई से 104 दिनों के अंदर पूरी तरह पककर तैयार हो जाती है और इसमें पानी और उर्वरक की खपत भी कम होती है। यह बीज मशीन द्वारा बुआई के लिहाज से अनुकूल है, साथ ही पूर्वोत्तर भारत की जलवायु के लिए भी उपयुक्त है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने खुलासा किया है कि उसके पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह के ऊपरी वातावरण से रेडियो सिग्नल रिकॉर्ड किए हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन प्राकृतिक रेडियो सिग्नल से शुक्र ग्रह के वातावरण के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल की जा सकती है। पिछले 30 साल में ये पहली बार हुआ है जब शुक्र ग्रह मौसम के प्रत्यक्ष आंकड़े प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें, सूर्य के अध्ययन के लिए साल 2018 में नासा द्वारा पार्कर प्रोब लॉन्च किया गया था। सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी तीसरी उड़ान के दौरान 11 जुलाई 2020 को पार्कर प्रोब ने ये आवाजें दर्ज की थी। उस वक्त प्रोब और शुक्र ग्रह की दूरी मात्र 832 किलोमीटर थी। नए अध्ययन में पाया गया कि शुक्र का ऊपरी वायुमंडल एक सौर चक्र पर बदलाव से गुजरता है। शुक्र को सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है क्योंकि सूर्य से सबसे नजदीक होने के कारण बुध का वायुमंडल नष्ट हो चुका है, जिस कारण वह ऊष्मा को अवशोषित नहीं कर पाता, जबकि शुक्र का वायुमंडल अभी बचा हुआ है और उसका अध्ययन किया जा रहा है। ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasad.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही।
और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो खत्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।